हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पर्यावरण अध्ययन की क्लास 1, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे हम बिल्कुल चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जैसा आपके सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। और ये क्लासेस किन स्टूडेंट्स के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सभी टीईटी जितनी भी एग्ज़ाम्स होती, स्टेट वाइज आपकी जितनी भी एग्ज़ाम होती, इंक्लूडिंग सीटेट, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस स्टार्ट की गई है अगेन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर जो है हमारा परिवार फैमिली के बारे में जानेंगे। परिवार क्या होता है, परिवार की क्या विशेषताएं होती है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास का बेनिफिट ये होगा कि साथ के साथ आपको एनसीईआरटी समरी भी कवर करवा दी जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी समरी जो रहती है, लाइक एनसीईआरटी जो बुक्स होती है हमारी 3rd से लेकर 10th तक की, उसमें जितना भी हमारा साइंस आता है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें प्लस उसके कुछ क्वेश्चन जो कि अभी तक एग्ज़ाम में बने हुए हैं या फिर जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले परिवार जो हमारा चैप्टर है, फैमिली जो चैप्टर है, उससे हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है परिवार है तो परिवार होता क्या है, उसकी विशेषताएं, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। देन परिवार का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। नॉर्मली हम लोग दो प्रकार के परिवार देखते हैं, एक हमारा होता है संयुक्त परिवार और दूसरा होता है हमारा एकल परिवार, ठीक है। जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे। अभी परिवार का कौन सा रूप प्रचलित है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या महत्व है, और कुछ परिभाषाएं जो अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है परिवार को लेकर, वो हम लोग देखेंगे। कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग देख लेंगे, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में दिए हुए हैं कि परिवार के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। और उसके बाद हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज लगा लेंगे। इसके अलावा इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन या एक भी टॉपिक नहीं आएगा। तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं परिवार होता क्या है। तो सबसे पहले पिक्चर से आप लोग समझ पा रहे होंगे, न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार, जॉइंट फैमिली मतलब कि संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर फैमिली में हमारे माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। जॉइंट फैमिली में माता पिता हो सकते हैं, माता पिता बच्चे के अलावा उनके दादा दादी मतलब माता पिता के भी माता पिता, अंकल आंटी हो सकते हैं, चाचा चाची जिन्हें आप बोलते हैं, वो सारे बच्चे इसके अंदर इंक्लूड रह सकते हैं। जॉइंट मतलब कि संयुक्त परिवार में ये सारे लोग सम्मिलित होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से जानते हैं परिवार होता क्या है। तो देखो परिवार क्या होता है। परिवार मानव समाज की प्राचीन तथा आधारभूत इकाई है, जिसमें पति पत्नी, उनके बच्चे ये सारे लोग सम्मिलित होते हैं। अभी आधुनिक यदि समाज की बात करें तो आधुनिक समाज में परिवार जो है प्राथमिक रूप से संतानोत्पत्ति मतलब कि संतान का जब जन्म होता है, सामाजिकरण एवं भावनात्मक संतोष की व्यवस्था से संबंधित प्रकार्य करता है। मतलब आधुनिक समाज में परिवार क्या है, परिवार को किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो परिवार में मेन होता है संतान का जन्म होगा, इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा और उस परिवार का निर्माण बनता रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर हमारे पास परिवार है तो उसकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहली परिभाषा की अपन बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था का सबसे लघु रूप तथा ज्ञान की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार है। जैसे पूरा समाज होता है तो उसमें शुरुआत कहाँ से होती है, एक परिवार से होती है। और ज्ञान की प्रथम पाठशाला यानी कि बच्चा सबसे पहले अध्ययन करना स्टार्ट करता है तो वह कहाँ से करता है, परिवार से ही सब कुछ सीखता है। तो सामाजिक व्यवस्था का लघु रूप क्या है, परिवार है। ज्ञान की प्रथम पाठशाला क्या है, वो भी परिवार है, ठीक है। परिवार से ही व्यक्ति की शिक्षा प्रारंभ होती है। सब कुछ सीखना, प्यार करना, दूसरों की सेवा करना, मदद करना, हेल्प करना, सारी चीज़ें व्यक्ति को कहाँ से सीखने को मिलती है, उसके परिवार से सीखने को मिलती है। अपना पराया क्या होता है, न्याय अन्याय, सारी चीज़ें व्यक्ति कहाँ से सीखता है, परिवार से ही सीखता है। तो एक बेसिक जो शिक्षा प्रारंभ होती है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन या फिर अनौपचारिक शिक्षा जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक बालक की या एक व्यक्ति की परिवार से स्टार्ट होती है, ठीक है। और सामाजिक जीवन का आधार क्या है, तो सामाजिक जीवन का आधार भी परिवार ही होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं परिवार को किस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया हुआ है। तो नॉर्मली यदि हम अपनी भाषा में बात करें तो दो प्रकार के परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, ये संयुक्त परिवार है जिसमें सभी लोग रहेंगे, और एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। चलो और भी अलग तरीके से परिवार को कैटेगराइज किया हुआ है वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं।
देखो, पहला जो अपन ने पढ़ा संयुक्त परिवार और एकल परिवार यानी कि नाभिकीय परिवार, इसको हम लोग यदि संख्या के आधार पर कैटेगराइज करें, मतलब ज़्यादा संख्या में लोग हैं तो संयुक्त परिवार है, सभी साथ मिलकर रहते हैं। नाभिकीय मतलब छोटा परिवार है जहाँ पर माता पिता और सिर्फ उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो वो हमारा नाभिकीय परिवार, मतलब कि ये संख्या के आधार पर हो गया। दूसरा, निवास स्थान जहाँ पर वो रहते हो। मान लो कि हमारी फैमिली में सब लोग, जैसे माता जो है शादी करके, हमारी माता जो शादी करके अपने पिता मतलब उनके हस्बैंड के घर आ गई थी, हमारे पिता के घर आ गई थी, तो जहाँ पर पिता का जो स्थान है, पिता जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पर यदि पूरी फैमिली रहती है तो वो पितृस्थानीय परिवार होगा। दूसरा अपन बात करते हैं मातृ स्थानीय परिवार, जहाँ पर माता की फैमिली है वहाँ पर सब लोग निवास करते हैं, जैसे जहाँ पर मेरी मदर रहती है वहाँ पर मैं रहती हूँ, मेरे पिताजी हैं वो भी वहीं पर रहते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। तो मातृ स्थानीय परिवार जो है ये होता है, ठीक है, जहाँ पर माता रहती है उनके ही वहाँ पर जैसे हस्बैंड हुए उनके तो वो दामाद बनकर रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा मातृ स्थानीय परिवार। तीसरा अपन बात करते हैं नव स्थानीय परिवार। न पिताजी के घर पे न माताजी के घर पे अपना खुद का अलग घर होता है। नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि कोई जॉब करता है तो वो उनके घर पर नहीं, कहीं बाहर रहकर जॉब करता है, तो वो वाला परिवार कौन सा हो जाएगा, नव स्थानीय परिवार। नो, ना वो उनके पिता के घर पर रहते हैं, ना हस्बैंड वाइफ जो रहता है वो उनके माताजी के घर पर रहता है, उनका खुद का अपना एक अलग घर होता है, वो हमारा नव स्थानीय परिवार होता है। तो ये निवास स्थान की बात हो गई। अब बात करते हैं अधिकार के आधार पर। अधिकार मतलब सारे जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितने भी डिसीजन लेने होते हैं, उसका पूरा राइट जो होता है, अधिकार किसके हाथ में होता है, पितृसत्तात्मक, मतलब सारा अधिकार पिता के हाथ में। आपके घर के सारे डिसीजंस पिता लेते हैं, मतलब घर का जो मुखिया होता है, मेल मेंबर जो होता है वो डिसीजन लेता है, तो उससे बोलते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक मतलब सारे डिसीजन जो है लेडी फीमेल के द्वारा लिए जाते हैं, माताओं के द्वारा लिए जाते हैं, तो वो मातृसत्तात्मक परिवार होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ पर पितृसत्तात्मक प्रथा प्रचलित है, जहाँ पर सारे डिसीजंस जो होते हैं घर के जो मुखिया होते हैं, बड़े होते हैं, लाइक दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, उनके द्वारा लिए जाते हैं। वंश नाम के आधार पर, जैसे कि वंश नाम कैसे हो गया, वंश नाम पितृवंशी। सबसे पहले यदि अपन बात करें पितृवंशी परिवार, मतलब पिता का जो वंश है, जैसे कि किसी का सरनेम हो गया तो वही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हमारे इंडिया में यही प्रचलित है, पितृवंशी चलता है। कहीं कहीं कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर मातृवंशी, माता का जो सरनेम है वही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है, तो वो मातृवंशीय परिवार होगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। क्या क्या हमने पढ़ लिया, संयुक्त परिवार सभी एक साथ रहेंगे, ये संख्या के आधार पर। नाभिकीय परिवार जहाँ पर सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे। क्वेश्चन कुछ यूँ बनेगा, संख्या के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया, 1 2 3 या 4। तो संख्या के आधार पर परिवार को बांटा गया 2 भागों में। निवास के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, देखो 2 तो हमेशा फिक्स रहेंगे, बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि निवास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि एक नया स्थान भी हो सकता है, कपल कहीं और निवास करता हो, तो वो हमारा नव स्थानीय परिवार हो जाएगा। अधिकार के आधार पर 2 प्रकार, वंश नाम के आधार पर आपके 2 भागों में बांटा गया है। और विवाह के आधार पर बात करें तो विवाही कैसे हो सकते हैं, एक विवाही हो सकते हैं और बहुविवाही हो सकते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली भारत में एक विवाह की प्रथा प्रचलित है, जहाँ पर एक विवाह करना ही अलाउ होता है। उसके अलावा यदि कोई अदर विवाह करता है, जैसे एक हस्बैंड होने के बावजूद एक अलग विवाह कर लिया जाता है, जैसे कि एक हस्बैंड है उसकी एक वाइफ होगी, लेकिन 2 से 3 वाइफ रखना या 2 से 3 हस्बैंड रखना, वो हमारा बहुविवाही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर नॉर्मली एक विवाह की प्रथा प्रचलित है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ जनजातियाँ, आदिवासी जनजातियाँ ऐसी है जहाँ पर बहुविवाह की प्रथा प्रचलित होती है। एक महिला के 2 से 3 पति हो सकते हैं और एक पति के 2 से 3 महिलाएं मतलब पत्नियां जो है वो यहाँ पर हो सकती है। तो विवाह के आधार पर भी 2 प्रकार होते हैं, बस इसमें एक चीज़ आप ध्यान रख लो कि निवास के आधार पर हमारे 3 प्रकार होते हैं, बाकी सबके हमारे 2 आंसर सही होगा। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं, एक संयुक्त हो गया, नाभिकीय हो गया, पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक हो गया, पितृवंशी हो गया, मातृवंशी हो गया, और एक विवाही तथा बहुविवाही हो गया। ठीक है, परिवार में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी जाती है। एक छोटा सा टॉपिक और अपन कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग जल्दी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि एग्जाम में इस वाले चैप्टर से आपके कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक यहाँ पर नाम आता है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल करके। तो आपसे ये पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक्स है उसमें इनका नाम दिया हुआ है, वहाँ पर कुछ इस तरीके से पूछा हुआ था, इनका पिक्चर लगाया गया था उसमें बुक में, और क्वेश्चन पूछा गया था कि पहचानिए ये कौन है।
तो ग्रेगर जॉन मेंडल का वो फोटो था एनसीईआरटी बुक में। यहाँ पर पूछा गया था आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो मटर के दानों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था आनुवंशिकता के बारे में। तो सिर्फ आपसे इतना सा पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है, आनुवंशिकता के जनक है, क्योंकि इन्होंने पूरा मटर के दानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आनुवंशिकता के लक्षण दर्शाए थे कि माता पिता के जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया था, मटर के दानों के ऊपर। दूसरी बात ये हो गई। अगला एक पॉइंट और इसके अंदर आता है कि आनुवंशिकता की खोज करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए ही इन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ इनको मिला हुआ है, ये चीज़ आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है, आनुवंशिकता के जनक है, क्या किया था इन्होंने, मटर के दानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके आनुवंशिकता के जो लक्षण हैं वो प्रूव किए थे, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ओके, ये चीज़ें इसमें आप ऐड करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में परिवार से रिलेटेड ये चीज़ आपको बताई हुई है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। एकल परिवार क्या होता है, जिसे हमने अभी इंग्लिश में पढ़ा था, न्यूक्लियर फैमिली जिसे बोला जाता है। दो प्रकार की फैमिली होती है, एक होती है हमारी न्यूक्लियर फैमिली और एक होती है हमारी संयुक्त परिवार। ठीक है, जिसे आप जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो एकल परिवार क्या होता है, कौन कौन होते हैं, क्या 1950 वर्ष 1950 के बाद का परिवार, क्या आप उसे एकल परिवार में कंसीडर करेंगे, माता पिता और उनके बच्चे होंगे, संपूर्ण परिवार होगा, या फिर केवल पति और पत्नी होंगे। तो माता पिता और उनके बच्चे जो होंगे वो हमारे एकल परिवार में आते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ें कंफ्यूज करेगी, माता पिता और उनके बच्चे या फिर केवल पति पत्नी। तो हमने फोटो देखा था, माता पिता थे और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो हमारा एकल परिवार था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते। भारत में लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या है, किसकी, शादी की। ठीक है, शादी की न्यूनतम आयु क्या है, लड़कों के लिए 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए कितनी है, 18 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 21 और 18। यहाँ पर मेंशन ये करना था कि शादी की न्यूनतम आयु क्या है, तो 21 वर्ष लड़कों के लिए है और गर्ल्स के लिए है 18 वर्ष। कंपलसरी नहीं है, बट ये है कि हाँ 21 वर्ष पर आपको शादी करना अलाउ है, उसके पहले आप करोगे तो इलीगल होगा वो। ठीक है, इसके बाद आप कभी भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक सामाजिकरण क्या होता है, पड़ोसियों से सीखना, स्कूली शिक्षा, शुरुआत में परिवार और मित्रों से सीखना, या प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। तो हमने क्या देखा था, प्राथमिक सामाजिकरण जो है वो चीज़ क्या होती है, एक तरीके से हम जब ये देख रहे थे कि परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो शुरुआत में आप परिवार और मित्रों से सीखते हैं। आपके परिवार से आपने ज्ञान की प्राप्ति करी है कि दूसरों की मदद कैसे की जाती है, त्याग क्या होता है, प्रेम क्या होता है, न्याय अन्याय क्या होते हैं। तो आप परिवार और मित्रों से, मतलब अपने आसपास के लोगों से सीख रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। शुरुआत में परिवार और मित्रों से सीखना ही क्या कहलाता है, प्राथमिक सामाजिकरण कहलाता है। और प्राथमिक सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है, आपके घर परिवार से शुरू होता है। बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है, ज्ञान की प्रथम पाठशाला कौन सी है, तो उसका आंसर भी आपका क्या होगा, परिवार ही होगा। ठीक है, ज्ञान की शुरुआत अनौपचारिक रूप से बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करता है, आपके सीडीपी में पूछा जाता है बाल विकास में, अनौपचारिक रूप से बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करता है, तो वो परिवार से ही सीखना शुरू करता है। अगला है, लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह चीज़ क्या है, सही है, सही हो सकता है, मतलब आपको नहीं पता, आपको कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है कि ये चीज़ सही हो, जहाँ पर लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं और लड़कियाँ कम बुद्धिमान होती है। ठीक है, तीसरा लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह मीन्स होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और ऑप्शन डी है कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप इस चीज़ को सेटिस्फाई, इस चीज़ से सेटिस्फाई भी हो, मतलब मानते भी हो इस चीज़ को, नहीं भी मानते हो। तो लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं या फिर लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती, ऐसा भेदभाव करना एक तरीके से लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो आंसर यहाँ पर अगेन हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर एक भेदभाव वाली भावना शो हो रही है आपकी बातों से। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, शारदा एक्ट का संबंध है किससे, बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से, या फिर अनिवार्य शिक्षा से। तो शारदा एक्ट जो है हमारा बाल विवाह से संबंधित है। इस एक्ट ने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था। तो आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। युवा राष्ट्र का भार है,
युवा राष्ट्र की वास्तविक ऊर्जा है और युवा राष्ट्र की रीढ़ बैकबोन है। मतलब कि अगर युवा कार्य नहीं करेगा, अगर युवा हमारा सही तरीके से राष्ट्र को समर्पित नहीं होगा तो इस देश का कोई सेंस, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको बताना है गलत कथन यहाँ पर है। आपके पास सिर्फ 3 स्टेटमेंट है। आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। युवा राष्ट्र का भार है, क्या वो राष्ट्र के लिए बोझ बना हुआ है? ये कथन यहाँ पर हमारा गलत है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में किस पर प्रत्यक्ष चर्चा हुई है? किस बात पर प्रत्यक्ष चर्चा हुई है? सती प्रथा, बाल श्रम, दहेज प्रथा या फिर मादक पदार्थों पर? तो किस बात पर प्रत्यक्ष चर्चा हुई है कि इसे बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए? तो किस पर चर्चा हुई है? बाल श्रम के ऊपर। तो आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाल श्रम के ऊपर यहाँ पर प्रत्यक्ष चर्चा हुई और इसको रोकने के प्रयास किए गए, बहुत सारे नियम कानून वगैरह बनाए गए हैं। अगला है दहेज निरोधी अधिनियम कब बनाया गया था? हमारा दहेज निरोधी अधिनियम ये बना था हमारा 1961 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1961। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? राष्ट्र, समुदाय, समाज या फिर परिवार? तो यही हमने परिवार की विशेषता में पढ़ा था। समाज की सबसे छोटी इकाई हमारा परिवार होता है। तो इसका आंसर अगेन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि दहेज निरोधी अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1961 में बनाया गया था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार की सामाजिक बुराई यहाँ पर हो सकती है? आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा या फिर नशाखोरी? हमसे पूछा गया है कि एक सामाजिक बुराई क्या है जिसे रोकने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो दहेज प्रथा जो है यहाँ पर सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है, सोशल एविल है, जिसे रोकने का प्रयास हमें करना होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दायित्वों के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को प्रधानता दी जाती है, मतलब महिलाएं सारे कार्य कर रही है, सारे दायित्व, सारे ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, अधिकार जो होते हैं, वो सारे महिलाओं के पास है। महिलाएं ही डिसीजन लेगी कि किस तरीके से कार्य करना है, घर में किस तरीके से खाना पानी होगा, जॉब वगैरह, पैसों का लेन देन, सब अधिकार महिलाओं के पास है। तो ये चीज़ आपके लिए क्या कहलाएगी? ये परिवार के प्रकार से आपको पूछा गया है। सारे अधिकार माता के पास है, तो मातृ सत्तात्मक होगा, संयुक्त परिवार होगा, मातृ स्थानीय होगा या मातृ वंशीय होगा? तो देखो यहाँ पर आप संयुक्त परिवार तो हटा देंगे क्योंकि संयुक्त परिवार जैसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ अधिकारों की बात हो रही है। तो अधिकार से आप इसको समझ सकते हैं मातृ सत्तात्मक। ठीक है, जहाँ पर सारा सत्ता वही होता है कि पूरा अधिकार किसके पास है? माता के पास है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मातृ सत्तात्मक परिवार। ठीक है, पितृ सत्तात्मक सारे अधिकार पिता लेते हैं। मातृ स्थानीय, जहाँ पर माता निवास करती है वहाँ पर पूरी फैमिली निवास करती है। मातृवंशी, जो माता का वंश है, लाइक माता का सरनेम जैन है तो पूरे आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो सभी सरनेम जैन लगाएगी, या फिर जो भी सरनेम है वो फॉलो किया जाएगा, मतलब माता के वंश को जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से वंश की बात हो तो आप वंश का करेंगे। स्थान की बात हो कि सभी लोग जहाँ पर माता निवास करती थी वहीं पर सभी लोग निवास कर रहे हैं। हमारे पिता भी जहाँ पर माता बचपन से रहती थी वहीं पर निवास कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी वहीं निवास कर रही है, तो वो आपका मातृ स्थानीय परिवार होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दायित्वों के क्षेत्र में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष की प्रधानता होती है। सामाजिक, आर्थिक दायित्व के जो क्षेत्र हैं, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर महिलाओं की अपेक्षा किसको प्रधानता दी गई है? पुरुषों को प्रधानता दी गई। तो ये चीज़ आपके लिए क्या कहलाएगी? ये चीज़ आपके लिए कहलानी चाहिए पितृसत्तात्मक। ऊपर हमने देखा था कि महिलाओं को प्रधानता दे रहे थे, अभी इन्होंने बोला पुरुषों की प्रधानता होती, तो पितृसत्तात्मक हो गया। सारा वंश पिता के नाम पर चल रहा है, यही प्रचलित है, पितृसत्तात्मक ही प्रचलित है। और पितृस्थानीय ही प्रचलित है कि जहाँ पर पिता निवास करते हैं वहीं पर सब लोग निवास करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे यहाँ पर यही होता है, एक लड़की शादी करके अपने हस्बैंड के घर ही जाती है, तो वो हमारा पितृस्थानीय परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार हमारे इंडिया में मोस्टली संयुक्त परिवार ही प्रचलित है, जहाँ पर सब लोग साथ में निवास करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है? हमारा पितृसत्तात्मक। आगे वेस्टर्न मार्ग के अनुसार आरंभिक परिवार किस प्रकार का होता है? इसमें आपसे कोई 2 से 3 डेफिनेशन पूछी जाती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम वो परिभाषाएं भी इसके अंदर देखेंगे। अभी हमसे पूछा गया है वेस्टर्न मार्ग के अनुसार आरंभिक परिवार, शुरुआती परिवार किस प्रकार के होते हैं?
एक विवाह परिवार, बहुपति परिवार, बहुपत्नी परिवार या फिर बहु विवाह परिवार। एक विवाह परिवार मतलब कि एक ही विवाह होगा, मतलब हस्बैंड है तो उसका विवाह वाइफ से होगा, एक हस्बैंड की एक वाइफ होगी, ठीक है, पति पत्नी होंगे। बहुपति बहुत सारे पति होंगे। बहुपत्नी मतलब एक पति के बहुत सारी पत्नियां होंगी, ठीक है। जैसे हमारे पुराने टाइम में होता था ना, राजा महाराजा के बहुत सारी 101 पत्नियां, 101 रानियां होती थी, ठीक है, इस तरीके से। और बहुविवाह मतलब कोई भी बहुत सारे विवाह यहाँ पर कर सकता है। तो वेस्टर मार्क ने बोला था आरंभिक परिवार जो होते हैं एक विवाही परिवार होते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आरंभिक परिवार कैसे होते हैं? एक विवाही परिवार होते हैं। अगला है परिवार के सदस्यों में प्यार व निष्ठा का न होना क्या चीज़ कहलाती है? प्यार व निष्ठा नहीं है तो क्या वो चीज़ तलाक कहलाती है? पारिवारिक विघटन कहलाता है, व्यक्तिगत विघटन कहलाता है और सामूहिक विघटन कहलाता है। तो परिवार के सदस्यों में यदि प्यार और निष्ठा नहीं है तो मतलब पारिवारिक विघटन हो गया, परिवार अब टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये परिवार के सदस्यों की बात हो रही है, तो ये चीज़ हमारे लिए कहलाएगी पारिवारिक विघटन। तलाक तो ये चीज़ हो जाती है शादी के बाद, जब पति और पत्नी अलग हो जाते हैं। नॉर्मली हम टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि पति पत्नी अलग हो रहे हैं तो वो एक दूसरे से डाइवोर्स मांग लेते हैं, तो वो चीज़ तलाक होती है। व्यक्तिगत विघटन मतलब दो लोग हैं, वो लाइक फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इसमें दो फ्रेंड्स अब बातचीत बंद कर दी तो वो एक व्यक्तिगत विघटन हो गया। बहुत सारे लोगों का ग्रुप है वो अब अलग अलग हो गए। लाइक हमारा होता है ना, बीजेपी वाले कांग्रेस से लड़ते रहते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी वालों की लेग पुलिंग करते रहते हैं, टांग खींचते रहते हैं, तो वो चीज़ हमारी सामूहिक विघटन कहलाती है, ठीक है। विघटन मतलब अलग हो जाना, पारिवारिक परिवार का अलग हो जाना, व्यक्तिगत दो व्यक्तियों का अलग हो जाना, सामूहिक दो ग्रुप, दो गुट जो होते हैं, दो समूह जो होते हैं उनका अलग हो जाना, ठीक है। तो अभी इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रुंगेट के अनुसार बताए गए, एक सेकेंड, इनके अनुसार बताए गए पारिवारिक तनाव की परिस्थितियों में निम्न का उल्लेख नहीं है। किस चीज़ के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है? परिवार के सदस्यों में उद्देश्यों के एकता का समाप्त हो जाना व स्वार्थ का बढ़ जाना है। पति पत्नी के संबंधों में स्नेह प्यार सहानुभूति का लुप्त हो जाना। पति पत्नी की संवेगात्मक मनोवृत्तियों में विरोध आ जाना या उदासीनता आ जाना। और पति पत्नी के बीच पारस्परिक प्रेम का सद्भाव होना। तो इन्होंने तनाव मतलब आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी क्वेश्चन में कि तनाव की बात करिए कि तनाव टेंशन कब आती है, परिवार में तनाव टेंशन कब आती है, क्या उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है तब दूसरे लोगों में टेंशन आ जाती है, क्या परिवार में टेंशन आ जाती है क्या? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पारिवारिक तनाव की परिस्थितियों में किस बात का उन्होंने उल्लेख नहीं किया, और वैसे भी हमें पता चल रहा है कि पति पत्नी के बीच में यदि प्रेम नहीं है, मतलब प्रेम है, तो उनके बीच में तनाव कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। पहला कोई ऑप्शन देखो, इसमें बोला है कि एकता समाप्त हो गई तो हाँ तनाव बढ़ेगा। दूसरा है सहानुभूति वगैरह खत्म हो गई, प्यार वगैरह खत्म हो गया है, बातचीत बंद हो गई तो तनाव होगा। विरोध उदासीनता उत्पन्न हो गई, मतलब बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के हंसी खुशी में एक दूसरे के साथ बांट नहीं रहे, तो भी तनाव की परिस्थिति उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगर दोनों के बीच में प्यार है तो तनाव कैसे उत्पन्न होगा? ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जहां अनेक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, अपनी संपत्ति व पारस्परिक अधिकारों व दायित्वों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? यह स्टेटमेंट दिया गया डॉक्टर AR देसाई के द्वारा। मतलब संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती है, अपनी आय, अपने संबंधों, अपने अधिकार दायित्व जितने भी होते हैं उन सभी का वो एक दूसरे के साथ मिलकर साझा करते हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये परिभाषा डॉक्टर AR देसाई के द्वारा दी गई है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कुछ क्वेश्चन हमारे परिभाषाओं से हैं तो परिभाषाएं भी इसमें पूछ ली जाती है हमसे। देखो अगला भी परिभाषा से संबंधित है। डॉक्टर इरावती के अनुसार उन व्यक्तियों का समूह जो एक ही जगह निवास करते हैं, एक साथ पर भोजन करते हैं, समान संपत्ति से संबंधित होते हैं और किसी न किसी से रक्त संबंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ये परिवार कौन सा होगा? समूह है मतलब बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे, ना पिता की बात हो रही है ना माता की बात हो रही, तो आप पितृवंशी, मातृवंशी, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पितृस्थानीय और मातृस्थानीय इसका आंसर नहीं होगा। ये होगा हमारा संयुक्त परिवार, जहाँ पर सभी लोग एक साथ निवास करते हैं, उस परिवार को हम लोग बोलते हैं संयुक्त परिवार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है परिवार की संपत्ति में परिवार के सदस्य का हिस्सा प्रत्येक सदस्य का अधिकार होता है, ये नियम आपका कौन सा नियम कहलाता है? तो ये नियम हमारा होता है मिताक्षरा का नियम।
देखो परिवार की संपत्ति आप देखते हैं कि परिवार की संपत्ति में हमेशा बंटवारा होता है, जितने भी भाई होते हैं, जितनी भी बहनें होती हैं, सब में इक्वल डिवाइड हो जाता है। तो अभी आपसे पूछा गया परिवार की संपत्ति में परिवार के सदस्य का हिस्सा, प्रत्येक सदस्य का अधिकार है, हर एक इंसान को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की हो। क्योंकि देखो 2005 में एक नियम आया था, इससे पहले क्या होता था कि पिता की संपत्ति पर सिर्फ पुत्रों का अधिकार होता था, मतलब लड़कों का अधिकार होता था। और अब जो नियम आ गया 2005 के बाद कि अब पुत्रियों का, मतलब लड़कियों का भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि लड़कों का होता है। ठीक है, तो ये वाली परिभाषा, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है किस चीज़ को शो कर रहा है, परिवार की संपत्ति में परिवार के सदस्य सभी का अपना बराबर का हिस्सा होगा, ये चीज़ आपका मिताक्षरा का नियम कहलाती है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। देखो मोस्टली दो ही चीज़ें हमसे पूछी जाती है, एक हमसे पूछा जाता है मिताक्षरा और एक हमसे पूछा जाता है दाएं भाग का नियम। क्योंकि पूरे इंडिया में मिताक्षरा का नियम ही चलता है, लेकिन एक ऐसा स्टेट है असम और बंगाल। एक मिनट, देखो असम है और बंगाल है, यहाँ पर चलता है अभी भी दाएं भाग का नियम। अब ये दाएं भाग का नियम क्या होता है? दाएं भाग के नियम में ऐसा होता है कि जब तक पति है उसकी संपत्ति है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, जैसे कि मिताक्षरा के नियम में क्या होता है, आपसे कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाए कि मिताक्षरा और दाएं भाग के में डिफरेंस क्या है, एक मेजर डिफरेंस क्या है। मिताक्षरा के नियम में जैसे पति ने संन्यास ले लिया, ठीक है, या फिर विधवा हो गई, वाइफ पत्नी जो है विधवा हो गई, या फिर कोई भी रीज़न हुआ, तो सभी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। पति नहीं तो पत्नी को उसका हिस्सा मिलेगा, लेकिन सभी को मिलना ज़रूरी है, हर एक सदस्य का उस संपत्ति पर अधिकार होता है। लेकिन दाएं भाग के नियम में क्या होता है, जो मेन हेड होता है, जो मुखिया होता है, उसके पास ये राइट रहता है कि वो किसको संपत्ति में अधिकार देना चाहता है या किसको नहीं देना चाहता है। वो चाहे तो अपने पुत्रों को भी उस संपत्ति से वंचित कर सकता है, वो चाहे तो अपनी पुत्री को भी संपत्ति से वंचित कर सकता है। मतलब दाएं भाग के नियम में पूरा राइट रहता है। पति के सन्यासी हो जाने पर पत्नी को कोई भी संपत्ति नहीं मिलेगी। और जैसे कि इसमें नॉर्मली तो यूँ देखा जाता है जैसे कि आगे संतान नहीं है, ठीक है, जिनके संतान नहीं होती उसका उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये पूरा दाएं भाग का नियम है, मोस्टली बहुत कम प्रचलित है। असम और बंगाल दो स्टेट ऐसे जहाँ पर कहीं कहीं दाएं भाग का नियम चलता है, बाकी हर जगह मिताक्षरा का नियम ही चलता है। तो परिवार की संपत्ति में परिवार के सदस्य का हिस्सा, प्रत्येक सदस्य का अधिकार है, ये चीज़ आपको बताती है मिताक्षरा का नियम। और दाएं भाग के नियम में मुखिया या जो भी हेड है घर का, चाहे वो पिता हो चाहे वो माता हो, अगर वो चाहे तो उसे संपत्ति में रख सकती है, उसे हिस्सा दे सकती है, और नहीं तो उसे संपत्ति से बेदखल भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दायां भाग कहाँ पर प्रचलित है? तीन ऑप्शन ही है आपके सामने, देखो चार है, हरियाणा, बंगाल, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो अभी इनमें से बंगाल में प्रचलित है, तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर प्रचलित है दाएं भाग का नियम? हमारा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और ऑप्शन में यदि असम होगा तो ए और बी, जहाँ पर भी आपका असम आएगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, हिंदू जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? हम जीवन जीते हैं तो हमारा जो लास्ट स्टेज होती है वो चीज़ क्या होती है? आमोद प्रमोद करना, मोक्ष प्राप्ति, भोग विलास, या फिर व्याभिचार। ठीक है, तो हम हिंदू जो होते हैं, जब हमारे बुढ़ापा आ जाता है तो नॉर्मली हम लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं, जिससे हमने जितने भी पाप किए जीवन भर वो सारे धुल जाएं। तो हम लोग क्या चाहते हैं? मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं। तो एक हिंदू जीवन का चरम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। आंसर यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल श्रम, दहेज प्रथा, बाल विवाह, या फिर सभी। तो ये सारी हमारी बोल सकते हैं सामाजिक बुराइयों के अंदर आती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। गांव में घर की दीवारों व झोपड़ी को गोबर से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? चिकना व साफ रखने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण करने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या फिर कीटों को दूर रखने के लिए। तो हम गांव में जो घर की दीवारें होती है जो गोबर से लीप कर बनाई जाती है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? ताकि जो कीटाणु हैं वो ना लग पाए। तो आंसर यहाँ पर कीटों को दूर रखने के लिए हम गाँव में जो घर की दीवारें, जो झोपड़ियाँ होती है, उन्हें इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का नुकसान नहीं है? यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो उसका क्या एक नुकसान नहीं है वो आपको बताना है। समाज पीड़ित है,
क्या ये चीज़ आपको झगड़े की ओर लेकर जाती है, क्या अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, या फिर विकास में आपकी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो कौन सी चीज़ यहाँ पर संयुक्त परिवार का आपका नुकसान नहीं है, वो चीज़ आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसमें देखो हमें कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने परिवार में इतने सदस्य होते हैं उनसे मांग सकते हैं, तो अर्थव्यवस्था वाला यहाँ पर कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, तो संयुक्त परिवार का कौन सा नुकसान नहीं यहाँ पर नहीं है, तो अर्थव्यवस्था यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, या इनमें से कोई कोई नहीं। तो परिवार के द्वारा आपको किस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, तो परिवार के द्वारा ये सारी ही चीज़ें हमें मिलती है। शारीरिक विकास हमारा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सारे ही विकास हमें परिवार से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा संस्कृति में जीवित रहने के लिए संचरण हेतु आवश्यक पारिवारिक वाहन नहीं है, मतलब कि किस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान, मूल्य, अहंकार। ऑप्शन डी है बी और सी। तो आपको सही बताना है, यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा, कौन सी चीज़ की आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अहंकार की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जीवित रहने के लिए अहंकार का होना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहंकार जो है इसका सही आंसर होगा। अहंकार कोई भी परिवार आपको प्रदान नहीं करता है, वो आपके आसपास के वातावरण से, जैसा वातावरण रहेगा उससे मिल जाएगा। ठीक है, परिवार के द्वारा ये चीज़ आपको प्रदान नहीं की जाती है। अगला है, मानव संदर्भ में एक परिवार द्वारा संबंधित लोगों का एक समूह है। एक परिवार किससे कनेक्टेड होता है, रक्त संबंध द्वारा, आत्मीयता द्वारा, सहनिवास के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो परिवार रक्त संबंध वाला हो सकता है। आत्मीयता, बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जहाँ पर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है फिर भी साथ में रहते हैं। सहनिवास, साथ में निवास करते हैं, एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारे ही परिवारों का एक ग्रुप बोल सकते हो, सभी तरीके के परिवार यहाँ पर हो सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे परिवार एक, मतलब मेन है कि आपके अंदर आत्मीयता होनी चाहिए, आप लोगों से अच्छी तरीके से जुड़े रहें, अपने विचार विमर्श करें, अपने जो भी होते हैं इमोशंस वगैरह उनका आदान प्रदान करें, तो इसी से परिवार का निर्माण होता है। सिर्फ रक्त संबंध होना, एक साथ निवास करना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। 3 क्वेश्चन और आपके कुछ इस तरीके से बनेंगे, वो इस सेशन में मैंने ऐड नहीं किए। सबसे पहला, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है। ठीक है, आनुवंशिकता की खोज इनके द्वारा की गई थी। दूसरा पॉइंट, नोबेल प्राइज़ इनको मिला हुआ है। ठीक है, सरकार के द्वारा नोबेल प्राइज़ इनको दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट, मटर के दानों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो 3 क्वेश्चन और आपके यहाँ पर ऐड होंगे, और 2 परिभाषाएं और जो मैंने आपको नहीं बताई थी वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, ताकि ये पूरा चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, पहली परिभाषा है हमारी जीपी मर्डाक के अनुसार। इन्होंने मतलब पूरे 250 तरीके के जो समाज होते हैं, अलग अलग लोग निवास करते हैं, उनका अध्ययन करके एक परिभाषा बताई थी, एक स्टेटमेंट दिया था कि परिवार क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, मतलब फैमिली क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, जिसमें उनके माता पिता होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर वो उनका लालन पालन करते हैं। ठीक है, मतलब पूरा एक ग्रुप रहता है, वो एक डोमेस्टिक ग्रुप रहता है। तो ये चीज़ क्या है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताया हुआ है। जैसे इजराइल का जो किबुत्ज समुदाय है, वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज एक साथ निवास करती है। जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं ना, जहाँ पर क्या किया जाता है, सब लोग साथ में निवास करते हैं। जैसे माता पिता हो गए तो 10-15 माता पिता, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी अगली पीढ़ी। तो एक पूरा एक छोटा गांव समझ लो, वो पूरा एक परिवार ही होता है। कहाँ पर देखने को मिलेगा, इजराइल का जो किबुत्ज समुदाय, वो इसी तरीके से निवास करता है, जिसमें पूरा एक काम डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे बच्चों को ध्यान रखने की जिम्मेदारी इन महिलाओं की, खाना बनाने की इनकी, घर के बाहर जाकर काम करने की जिम्मेदारी इनकी है। तो वो पूरा समुदाय है जो एक साथ रहता है, एक साथ काम करता है। तो ये उन्होंने, जीपी मर्डाक ने इसको पूरा एनालाइज करा था और फिर बताया था कि परिवार क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब ये जो हमारा डोमेस्टिक ग्रुप होता है, ये किस तरीके से कार्य करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भोजन संग्रह करने का काम अलग है, निर्माण करने का काम अलग है, क्योंकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे कि घर बनाने का काम भी इनके पास है, और बच्चों का एजुकेशन देने का काम भी यही करेंगे। मतलब पूरा इनका एक अपना अलग कल्चर होता है, जो खुद से अलग ही निवास करते हैं, इनको बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं होता है। संतानोपन्नति, बच्चों का सामाजिकरण करना, सारी चीज़ें इनके पास ही होती है। ठीक है,
अगली परिभाषा हम लोगों को देखनी है लूसी मेयर की। इन्होंने बताया था, लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता एवं संतान साथ साथ रहते हैं। इनके मूल में दंपत्ति और उनकी संतान रहती है। मतलब मेन कौन होगा लूसी मेयर के अनुसार, परिवार में कौन कौन होते हैं, एक तरीके से माता पिता होते हैं और उनकी संतान निवास करते हैं। ये एक प्रकार का क्या हो गया, हमारा गृहस्थ समूह हो गया। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, लूसी मेयर के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो चलो अभी तक अपन ने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी है, एक अपन ने वेस्टरमार्क की पढ़ी थी। ठीक है, उन सारी डेफिनेशन को अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन अपन ने जेपी मर्डाक की पढ़ी है। इन्होंने बताया कि परिवार क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, डोमेस्टिक समूह बनाकर, डोमेस्टिक ग्रुप बनाकर, घरेलू समूह बनाकर लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई जीपी मर्डाक की। लूसी मेयर की अपन बात करें तो ये एक प्रकार का गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता होते हैं, उनकी संतान साथ साथ रहते हैं। इसका मूल क्या है, मेन क्या है, उसकी दंपत्ति और उनकी संतानें हैं। और अभी जो अपन ने क्वेश्चन में पढ़ी थी, क्वेश्चन में हमने क्रूगर की डेफिनेशंस देखी थी। क्रूगर के अनुसार परिवार में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, कि परिवार में तनाव की क्या क्या परिस्थितियाँ होती। ठीक है, वही वाला ऑप्शन हमने किया था। परिवार में तनाव कैसे हो सकता है, जहाँ पर परिवार के सदस्यों के बीच में एकता ना हो, ठीक है, उनमें स्नेह प्यार बिल्कुल ना हो और उनमें संवेगात्मक कोई भी गतिविधि ना हो। तो ये तनाव के कारण हो सकते हैं, किसके अनुसार, क्रूगर के अनुसार। फिर हमने देखा था डॉक्टर ए आर देसाई की डेफिनेशंस क्या है। डॉक्टर ए आर देसाई ने परिवार की, संयुक्त परिवार की एक डेफिनेशन दी थी, जहाँ पर अनेक पीढ़ियाँ साथ साथ निवास करती है और अपनी आय, संपत्ति, अधिकार और दायित्व जो है उन सभी का साझा करती है। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, डॉक्टर ए आर देसाई के द्वारा। ठीक है, एक ऑप्शन में हमने ये किया था। एक हमने डॉक्टर इरावती की डेफिनेशन देखी थी संयुक्त परिवार की, कि संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह होता है जो एक साथ निवास करते हैं, एक साथ पर अपना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित होते हैं और किसी न किसी तरीके से रक्त समूह के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस हमने आज के सेशन में कंप्लीट करी। आप चाहें तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि आगे कभी भी डेफिनेशंस आए तो आप इसको रिवाइज करते रहें। ओके, चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। मिलते हैं कल के सेशन में। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही यदि आप हमारी क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 8770803840 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज यदि आप सारी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं बाल विकास की, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।